जीसी क्लासेज में एनवायरमेंटल साइंस से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो देखिए, एनवायरमेंटल साइंस के जो भी हम अब तक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज के अंदर हम देख रहे थे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो पिछला लेक्चर देखा था, उसमें हमने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है वो देखा था। और कोई भी, जैसे हम कंट्री हुआ, कोई भी कंट्री या जनरल हमारे भारत देश के अंदर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को करने के लिए जैसे क्या स्टेप्स काम में लिए जाते हैं, तो वो जनरल जो स्टेप्स थे जिनको हमने प्रोसीजर में देखा था, उन 9 चरणों का हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि ये 9 चरण होते हैं जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो देखिए, अब हमको इतना तो पता चल चुका है यहाँ तक कि पर्यावरणीय प्रभाव, कि पर्यावरण के ऊपर प्रभाव किन की वजह से प्रभाव, जो भी कंट्रीज होते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कुछ नीति योजनाएं लेके आते हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होता है, जो इम्पैक्ट आता है, उस इम्पैक्ट का क्या किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, आकलन किया जाता है। उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले भी उसका आकलन किया जाता है, प्रोजेक्ट को जब चलाया जाता है, रनिंग में होता है, तब भी उसका आकलन किया जाता है, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भी उस प्रोजेक्ट की वजह से पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसलिए किया जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट को उन प्रोजेक्ट की वजह से किसी भी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए थी। क्या प्रोसेस थे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट को लाने से लेके अप्रूवल होने तक का जो प्रोसेस था उसको हमने पिछली क्लास में समझा था। आज की क्लास में ये समझेंगे हम कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो किया जाता है तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, कि ऐसे क्या मेथड्स होते हैं जिससे ये बताया जा सके कि जो भी प्रोजेक्ट है आपका, डेवलपमेंट का जो भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट के ऊपर जो प्रभाव होता है, तो उस प्रोजेक्ट के एक्शन की वजह से, उस प्रोजेक्ट के एक्शन की वजह से एनवायरनमेंट पे किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है, उसके लिए क्या क्या एक साइंटिफिकली मेथोडोलॉजी दी गई है। उन मेथोडोलॉजी की एक हल्का फुल्का हमको पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा EIA से, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से अगर कोई MCQ आता है, और वैसे ये कि EIA एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वहां से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि EIS की अगर मेथोडोलॉजी वाले पार्ट से अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो यहां से अगर क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर आपकी मेथोडोलॉजी को अगर आपने ढंग से नहीं समझा है तो बहुत इजीली क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कारण क्या है, क्योंकि मेथोडोलॉजी का अगर आप अलग अलग बुक से जैसे कि उठा के आपने जहां से भी मेट्रो का पढ़ रहे हो, तो एक थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन है वहां पर। तो उस कंफ्यूजन को ही कम करने के लिए, दूर करने के लिए हमने आज की ये क्लास रखी है। तो EIA की जो मेथोडोलॉजी होती है, तो इतना तो समझना पड़ेगा कि EIA की जो मेथोडोलॉजी होती है, तो उसके अंदर बेसिकली एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जो अपन देख रहे हैं वो किस रूप में देख रहे हैं, कि इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना, कि जो भी प्रोजेक्ट एक्शन ला रहे हो तो उस प्रोजेक्ट एक्शन लाने की वजह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट किस तरह का होगा, उस इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद में जरूरी है कि उसको मेजर करना। मेजर करने का मतलब कि देखिए कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन मेजरेबल है या मेजरेबल नहीं है, यानी कि जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नॉन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। दूसरा, जो भी इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, तो उसको क्या करना, आपको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने का मतलब कि जो भी यहाँ पर एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट बता रहे हो आपकी, ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर भी कर लिया, लेकिन जब तक उस इम्पैक्ट को आप इंटरप्रेट करके नहीं हुए, इंटरप्रेट का मतलब होता है डाटा के फॉर्म में, जब तक आप उसको कन्वर्ट करके नहीं बताओगे तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि उस इम्पैक्ट का कितना इफेक्ट होने वाला है एनवायरनमेंट के ऊपर, कितना उसका नुकसान हो सकता है, कितना कोई फायदा हो सकता है। ठीक है, तो हमारा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की मेथोडोलॉजी एक चीज किसके ऊपर बेस्ड होती है, इम्पैक्ट के आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और इंटरप्रिटेशन की तरफ। दूसरी तरफ जो आपकी EIA की जो मेथोडोलॉजी होती है आपकी,
वो जब आपने इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई, मेजर, इंटरप्रेट कर लिया, तो अब जो भी इंफॉर्मेशन यूजर्स होते हैं उस EIA की जो मेथोडोलॉजी के बेस पे जो एक रिपोर्ट तैयार होती है या एनवायरनमेंट के ऊपर उस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट देखा जाता है, तो उसको, उस इम्पैक्ट को क्या है कि कम्युनिकेट भी करना जरूरी है, कि आपके उस प्रभाव का कम्युनिकेशन इस तरह से हो कि जो भी उससे इंफॉर्मेशन लेने वाले यूजर्स है उन तक आसानी से उसको क्या किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट तो बता दिया, लेकिन उस इम्पैक्ट के जो डाटा वगैरह है इस तरह से होने चाहिए कि उसको इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर उसको समझ सके। कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैसा होना चाहिए आपका, कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक असेसमेंट इकोनॉमिकली रूप से भी कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए, कि ज्यादा उसमें कोई भी खर्चीला नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ही यहां पर क्या किए गए, अलग अलग मेथड देखे गए। तो कहा जा सकता है कि अपन यहां पर क्या करते हैं, EIA के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं इम्पैक्ट को, प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि एनवायरनमेंट के ऊपर कितना नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान का इवेल्युएशन किया जाता है। सही बात है। तो 3 चीजें आ गई EIA के अंदर, आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन और इवेल्युएशन। सही बात है। और इन आइडेंटिफिकेशन और प्रिडिक्शन और इवेल्युएशन के बेस पे आपको यहां से ये पता लग जाएगा, इन सब पैरामीटर से ये पता लग जाएगा कि अब आपका एनवायरनमेंट के ऊपर जो पड़ने वाला प्रभाव है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, यानी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है उस प्रोजेक्ट की वजह से, या उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पड़ने वाले जो भी इम्पैक्ट है वो आपके लार्ज है या स्मॉल है। हो सकता है कि आपके जो इम्पैक्ट हो पर्यावरण के ऊपर वो बड़े बड़े एरिया के ऊपर भी हो सकते हैं, छोटे एरिया के ऊपर भी हो सकते हैं, प्रभाव ज्यादा भी हो सकता है और प्रभाव कम भी हो सकता है। हो सकता है कि टाइम के हिसाब से प्रभाव कैसा हो सकता है, लंबे टाइम तक भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकता है और शॉर्ट टाइम तक भी वो क्या कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसका क्या होता है कि थोड़े टाइम तक भी इम्पैक्ट रह सकता है और बहुत लंबे टाइम तक भी क्या रख सकता है, पर्यावरण पर इम्पैक्ट रह सकता है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की नेचर पे। इसी तरह से एनवायरनमेंट के ऊपर प्राथमिक, द्वितीयक और जो भी सब्सिक्वेंट है, प्राथमिक, द्वितीयक और सब्सिक्वेंट इफेक्ट है वो भी देखे जाएंगे। कि होता क्या है कि जैसे कि किसी जगह पर प्रोजेक्ट की वजह से मान लीजिए कि क्या हो गया, वहां के पेड़ों की कटाई कर दी, तो पता चला कि वहां से थोड़े टाइम बाद में क्या होगी, वहां की मिट्टी हटना शुरू हो जाएगी। जब बारिश होगी तो वहां पर बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्या हो गए, वहां पर उस एनवायरनमेंट के ऊपर प्राथमिक, द्वितीयक और सब्सिक्वेंट इफेक्ट हो गए। तो ये सब चीजें कहां पर इन्वॉल्व की जाती है, मेथोडोलॉजी के अंदर इन्वॉल्व की जाती है इन सब बातों को। तो इन्हीं मेथोडोलॉजी के अंदर जो मेथड दे रखे, एक आपका चेकलिस्ट मेथड है, दूसरा आपका मैट्रिक्स मेथड, नेटवर्क मेथड, मैप ओवरले मेथड और एडॉक मेथड दे रखा है। बराबर बात है। इन मेथड को अगर एक एक समझे हम तो आसानी से इसको समझा जा सकता है। सही बात है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका मेथोडोलॉजी ऑफ EI में से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो आपके इन्हीं मेथड में से कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हमें समझना जरूरी है कि यहां पर इन सब मेथड के अंदर रियल में फर्क क्या है। ठीक है, इनमें आपस में फर्क क्या है। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारा चेकलिस्ट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है यहां पर कि चेकलिस्ट के मेथड के अंदर क्या है, एक तरह की क्या है, एक लिस्ट बना दी जाती है। ठीक है, एक क्या होती है, उस प्रोजेक्ट का एक्शन और उस प्रोजेक्ट के एक्शन की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट, इन दोनों की क्या होती है, एक तुलनात्मक लिस्ट तैयार कर दी जाती है। इसलिए इसको बोल दिया जाता है चेकलिस्ट मेथड। यानी चेकलिस्ट मेथड में एक तो तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, तुलनात्मक है यहां पर। ठीक है, तुलनात्मक लिस्ट तैयार कर दी है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर जो भी प्रभाव देखा जाता है एनवायरनमेंट के ऊपर उस प्रोजेक्ट एक्शन की वजह से जो प्रभाव देखा जाता है वो बहुत सरलतम रूप में देखा जाता है। सरलतम रूप का मतलब सीधा सीधा है कि ये प्रोजेक्ट का अगर एक्शन होगा तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट होगा। सही बात है। तो अब इस चेकलिस्ट मेथड को भी यहां पर करने के क्या है, अलग अलग तरीके हैं। यानी कि देख सकते हो कि आपको किस तरह से आपको EIA करना है, तो उसी हिसाब से इसके अलग अलग तरह से इसको चेकलिस्ट मेथड को काम में लिया जा सकता है, जिसके अलग अलग नाम भी दिए जा सकते हैं। सिंपलेस्ट चेकलिस्ट मेथड। ठीक है,
सिंपलेस्ट चेकलिस्ट मेथड क्या कहता है, जैसा कि नाम से पता चला कि सिंपल चेकलिस्ट मेथड है, यानी कि यहां पर पर्यावरण के जो कंपोनेंट है यानी पर्यावरण के जो पैरामीटर्स है उनकी लिस्ट होती है। जो भी पर्यावरण है, पर्यावरण के पैरामीटर की लिस्ट तैयार कर ली जाती है। ठीक है, लिस्ट तैयार करके देख लिया जाता है कि भाई यहाँ पर इस प्रोजेक्ट एक्शन की वजह से पर्यावरण का ये पैरामीटर इफेक्ट होगा या नहीं होगा। कोई किसी तरह के मापन की कोई गाइडलाइन है यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ पर कोई भी मापन व विश्लेषण की कोई गाइडलाइन नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिंपल देख लिया जाता है कि पर्यावरण पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो मापन व विश्लेषण की कोई गाइडलाइन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लिख के अपन काट सकते हैं कि यहाँ पर कोई किसी तरह की गाइडलाइन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर सीधा क्या देखा जाता है कि सिंपल देखा जाता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट का एक्शन है उसकी वजह से क्या इफेक्ट है, कि कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। क्योंकि दोनों में से एक बात होना तो तय है कि कोई भी जब प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर जगह पे लाया जाता है तो वहां पर क्या होगा, या तो बेनिफिशियल इफेक्ट होगा या वहां पर क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। तो दोनों का यहां पर क्या कर दिया जाता है, तुलनात्मक लिस्ट तैयार कर ली जाती है कि क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। ठीक है, सरलतम रूप से देख लिया जाता है तो बिल्कुल सिंपल चेकलिस्ट मेथड काम में ले लिया जाता है। ठीक है, सिंपल चेकलिस्ट मेथड से ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएं अपन, तो ये कैसा मेथड हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड, ये लीजिए। ठीक है, आसान है, समझा जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड, तो थोड़ा सा इससे क्या हो गया, सिंपल चेकलिस्ट मेथड से थोड़ा सा कैसा नेचर हो गया इसका, डिस्क्रिप्टिव नेचर का हो गया। डिस्क्रिप्टिव नेचर कैसे हो सकता है इसका, कि जो आपने पैरामीटर की लिस्ट तैयार की थी तो उन पैरामीटर की लिस्ट के मापन व विश्लेषण जो आपको करने थे, तो यहां पर तो कोई किसी तरह की गाइडलाइन नहीं थी, जबकि यहां पर क्या होती है, इन पैरामीटर के आइडेंटिफिकेशन की क्या होती है, प्रॉपर गाइडलाइन होती है। ये लो जी, आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइन होती है। और इस बात पे यहां पर थोड़ा सा क्या लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, कि यहां बिना गाइडलाइन के बात कर रहे थे, जबकि यहां पर बात करनी होगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, उन पैरामीटर्स की गाइडलाइन की बात होगी। उन पैरामीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर क्या होती है, गाइडलाइन होती है। लेकिन अभी भी इन पैरामीटर्स के लिए कोई यहां पर कोई रैंकिंग जैसी चीज नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। सिंपल गाइडलाइन होती है जिससे उन पर्यावरण पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उन पैरामीटर्स पर, उसकी यहां पर क्या होती है, यहां पर चेकलिस्ट तैयार कर ली जाती है सिंपल तरीके के अंदर। तो देख लिया जाता है कि प्रभाव है या नहीं है। यहां पर पर्टिकुलर गाइडलाइन के रूप में देखा जाता है कि इंपैक्ट जो आ रहा है वो आपका इंपैक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए गाइडलाइन दी हुई है। लेकिन आपको इस गाइडलाइन से ये पता नहीं चलेगा, नो न्यूमेरिकल रैंकिंग, आप उसकी रैंकिंग नहीं कर सकते कि भाई आप कोई वैल्यू नहीं दे सकते इस बेस पे कि आपने इस गाइडलाइन को अगर फॉलो कर लिया तो ये बता दो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर इतने वैल्यूज तक जाके इंपैक्ट पड़ सकता है। तो अगेन बात ध्यान रखनी है, नो न्यूमेरिकल रैंकिंग। सही बात है, ये लो जी। तीसरे नंबर पे जब बात कर देते हैं, जब किसी प्रोजेक्ट एक्शन की बात होती है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है क्वेश्चनरी। ठीक है, क्वेश्चनरी चेकलिस्ट मेथड। क्वेश्चनरी चेकलिस्ट मेथड के अंदर बहुत आसान सा तरीका है, कुछ उस प्रोजेक्ट एक्शन के हिसाब से क्या करना है, आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ये बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट एक्शन के इस एक्शन की वजह से किस तरह का एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन सेट तैयार कर लिया जाएगा, उस क्वेश्चन सेट के बेस पे आराम से, और ऐसे क्वेश्चन हो के आंसर आपको देने रहेंगे। अब ऐसे जो क्वेश्चनों के जो आंसर दोगे आप, तो ध्यान रखना ये पड़ेगा कि वो क्वेश्चन दिया गया आपको डायरेक्ट टाइप का कोई क्वेश्चन दे रखा है या उन्होंने कोई इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको इसमें क्वेश्चनरी चेकलिस्ट में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किस किस तरह के क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट हो गया यहाँ पर। फिर फोर्थ नंबर पर जब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड मेथड, नाम से ही पता लगता है थ्रेशोल्ड चेकलिस्ट मेथड की अगर बात करो
तो अब तक आपने क्या किया है कि आपको पता तो चल चुका कि जो भी प्रोजेक्ट एक्शन है उस प्रोजेक्ट एक्शन की वजह से आपको पता चल गया कि एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है। एनवायरनमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इम्पैक्ट कैसा हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है। सही बात है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक्शन की वजह से। तो उस प्रभाव का थ्रेशोल्ड लिमिट देखा जाता है कि भाई अगर वो प्रोजेक्ट आता है तो कहां तक अच्छा है और कहां तक वो बुरा है, यानी कि बुरा है तो कितना बुरा है और अच्छा है तो वो कितना अच्छा है किसी भी एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी प्रभाव है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाती है। ठीक है, लिमिट कह सकते हो आप कि कितना हो सकता है कि भाई किसी प्रोजेक्ट के आने की वजह से किसी पर्टिकुलर एरिया में पेड़ों की कटाई हो रही है, तो पेड़ों की कटाई होने से किस लिमिट तक जाके वो नुकसान पहुंच सकता है एनवायरनमेंट को। तो वो एक थ्रेशोल्ड चेकलिस्ट मेथड होता है, इसको एक करना ये प्रैक्टिकली क्या हो गया, पार्ट हो गया। इसी तरह से आपका जो अगला मेथड है स्केलिंग चेकलिस्ट मेथड। स्केलिंग चेकलिस्ट मेथड की अगर बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि आप यहां पर क्या कर रहे हो, स्केलिंग कर रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड था, जो आपका डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड था, यही डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड आपका स्केलिंग चेकलिस्ट मेथड हो सकता है। फर्क कितना सा है, कुछ इसमें अतिरिक्त सूचनाएं इंक्लूड कर दीजिए, इसमें कुछ अतिरिक्त सूचनाओं को इंक्लूड कर दीजिए। और ऐसी अतिरिक्त सूचनाएं, ये ऐसी अतिरिक्त सूचनाएं होती है तो वो आपको क्या करेगी, कुछ अलग से पैरामीटर्स की जानकारी देगी, कुछ पैरामीटर्स की आपको जानकारी देगी जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्केलिंग चेकलिस्ट मेथड कह सकते हैं। स्केलिंग चेकलिस्ट मेथड आपको ध्यान रखना रिलेटिव बेसिस पर, जैसे कि अगर आप बात करें कि एक स्केल बना दिया जाएगा और उस एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ने वाला जो इम्पैक्ट है उसको देख सकते हैं अपन स्केलिंग के रूप में कि यहां से +1 +2 +3 और इधर जाओ तो -1 -2 और -3, यानी कि एनवायरनमेंट पे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है या एनवायरनमेंट पे उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो वो बस सूचनाएं मिल जाए, अतिरिक्त सूचनाएं मिल जाएगी। तो आप कह सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड से ही आप बता सकते हो कि यहां से आप स्केलिंग के रूप में बता सकते हो कि एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है तो कहां तक है, अच्छा है तो कहां तक है और बुरा है तो कहां तक है। क्योंकि हम पहले ये कह चुके थे यहां तक कोई किसी तरह की न्यूमेरिकल रैंकिंग नहीं थी, जबकि अभी यहां पर क्या दे रखी है, न्यूमेरिकल रैंकिंग की ये बात कर रहा है। यानी कि आपका यहां पर तो एक तरह की न्यूमेरिकल रैंकिंग हो रही है स्केलिंग चेकलिस्ट मेथड के अंदर, जबकि डिस्क्रिप्टिव चेकलिस्ट मेथड के अंदर नो न्यूमेरिकल रैंकिंग की बात कर रहा था। तो ये जो भी कुछ बता रहा है आपको वो किस बेस पे बताता है, रिलेटिव बेसिस पर। ठीक है, जब किसी चीज को स्केल फॉर्म में हम कन्वर्ट करके उसके बारे में जब जानकारी देते हैं या उससे जब जानकारी लेते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम, रिलेटिव बेसिस पर हो गया। सही बात है, तो ये क्या हो गया आपका स्केलिंग चेकलिस्ट मेथड हो गया। सही बात है। अब देखिए यहां तक आपने क्या कर दिए कि ये जो आपके सामने जो तरीके दे रखे हैं, ये जो आपके सामने 5 तरीके दे रखे हैं, ये सब क्या चेकलिस्ट मेथड के ही हैं। सही बात है। तो अगर चेकलिस्ट मेथड की बात करें तो ये 5 तरीकों से आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि चेकलिस्ट मेथड रियल में कर क्या रहा है। चेकलिस्ट मेथड रियल में कर ये रहा है आपका कि वो बता रहा है हमको कि अगर आप पैरामीटर को आइडेंटिफाई करते जाते हो, अगर आप इसको थोड़ा देखो, इस चेकलिस्ट मेथड की अगर एडवांटेज अगर आप देखना चाहे तो एडवांटेज देखना था तो आप अगर पैरामीटर को एस्टिमेट करते हो, आप पैरामीटर के बारे में जानकारी ले लेते हो कि एनवायरनमेंट का ये पैरामीटर इंपैक्ट हो रहा है, जैसे कि कह सकते हो कि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, ग्राउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड सॉलिड कितना है। सही बात है। तो जो भी आप पैरामीटर ले रहे हो किसी भी जगह का, उस पैरामीटर को आप लिस्ट के रूप में लेते जाइए और लिस्ट के रूप में लेके बाद में आप उस प्रोजेक्ट एक्शन के हिसाब से आप एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट निकालते जाइए। एनवायरनमेंट के ऊपर क्या निकाल सकते हो, इंपैक्ट यानी प्रभाव देख सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रभाव आ रहा है, जो भी इंपैक्ट आ रहा है
उस इम्पैक्ट को फिर आप स्केल के रूप में ले लोगे आप, क्योंकि आपको यहाँ तक क्या मिल चुका है, स्केल मिल चुका है। और इस स्केल को उस छोटे से एरिया के हिसाब से आइडेंटिफाई कर लो और इसी को आगे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो कि भाई उस पर्टिकुलर छोटे से एरिया के अंदर उस पैरामीटर पे इतना प्रभाव है। तो आप बड़े एरिया के अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे, इस स्केल को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या होगा, वहां से और ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, उस कैसा मेथड होता है ये एक ऐसा मेथड है कि अगर आपको ये जानकारी मिलती है सही तो आप एनवायरनमेंट के ऊपर भी उसके इम्पैक्ट को भी बता सकते हो कि एनवायरनमेंट पे पड़ने वाला प्रभाव कितना होगा। तो सिंपल मेथड कैसा है आपका, चेकलिस्ट मेथड है। दूसरे तरीकों के अंदर ही जब बात करें, एक मेथड आपका चेकलिस्ट मेथड हो गया, दूसरे की बात करें यहां पर मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। पहली बात तो सीधी सी क्या करें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। एक तरह की यहां पर क्या बना सकते हो, 2D टेबल। कैसी टेबल को निर्माण कर सकते हो आप, 2D टेबल निर्माण कर लिया जाता है मैट्रिक्स मेथड के अंदर। अगर हम देखा जाए कि एक तरफ देख लिया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट का एक्शन क्या दे रखा है, दूसरी तरफ दे रखा है कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल वो दे रखे हैं। तो प्रोजेक्ट का एक्शन क्या होगा और एनवायरनमेंट के ऊपर, उन कंपोनेंट के ऊपर इंपैक्ट क्या होगा, दोनों के बीच में मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। तो देख सकते हैं यहां पर मैट्रिक्स की जब बात करें तो प्रोजेक्ट का एक्शन, सही बात है, उसकी मैट्रिक्स बन सकती है किसके साथ में भाई, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट के साथ में। एनवायरनमेंट के जो भी कंपोनेंट है उसके साथ मैट्रिक्स बन सकती है। साथ में क्या काम में ले सकते हो, टाइम स्केल, टाइम के साथ में, क्योंकि प्रोजेक्ट का एक्शन एनवायरनमेंट कंपोनेंट को अगर इफेक्ट तो कर रहा है, लेकिन कैसे, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इफेक्ट कर रहा है, मिड टर्म के हिसाब से इफेक्ट कर रहा है, या लास्ट टर्म के हिसाब से इफेक्ट कर रहा है, यानी 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो किस तरह से वो इफेक्ट कर रहा है। तो ये सब क्या, ये 3 चीजें मिलके क्या डेवलप कर लेती है, मैट्रिक्स डेवलप कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स एक 2D टेबल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेथड बहुत आसान है, जिस तरह से आपने इस मेथड को सिंपल वे में जाके समझा था, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में समझ सकते हैं। सिंपल तरीका यही है, एक इसके अंदर जब बात करते हैं हम सिंपल मैट्रिक्स, ठीक है, अगेन वही बात है, सिंपल मैट्रिक्स की जब बात करते हैं अपन, सिंपल मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो अगेन वही चीज है, आपका तरीका हमेशा क्या रहेगा, ये आपका जैसे मान लीजिए कि कोई आपने 2D टेबल जनरेट कर ली, 2D टेबल जनरेट करके आपने बता दिया कि यहाँ पर कंपोनेंट ले लिया अलग अलग, ये लो, आपने हो सकता है यहाँ पर एयर ले लिया, वाटर ले लिया, आपने यहाँ पे सॉइल ले लिया, ठीक है, अलग अलग चीजें ले लिया, आपको जो सुविधा लगी। आपने यहाँ पर किसी जगह का फ्लोरा एंड फोना यानी वहां के पेड़ पौधे और जीव जंतु देख लिए, ठीक है, या नॉइस शोर देख लिया, कुछ भी हो सकता है, आपके कॉलम बढ़ाते जाइए, कोई भी आप चीज को यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने नॉइस को ले लिया, ये लो जी, शोर कितना है, अब वो आपका प्रोजेक्ट एक्शन हो गया यहाँ पर, ये लो, सिंपल सी 2D टेबल मैट्रिक्स हो गई, प्रोजेक्ट एक्शन ले लिया। देख सकते हो कि आपका एयर के ऊपर क्या इफेक्ट है, वाटर पे क्या है, सॉइल पे क्या है, फ्लोरा एंड फौना और नॉइस पे क्या है, सिंपल चेकलिस्ट मेथड। टाइम डिपेंडेंट मैट्रिक्स के केस में क्या कह दोगे आप कि दूसरा कि वक्त के साथ में, कि समय के साथ में ये मैट्रिक्स कैसे हो सकती है, कि कोई भी प्रोजेक्ट एक्शन होता है तो टाइम के साथ भी क्या होगा, उसका कोई ना कोई प्रभाव होगा कि उस कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए कि अब की बार टाइम के केस में जैसे आपने कर लिया यहां पर, सिंपल सी बात है, जैसे आपने मान लीजिए कि यहां पर ईयर लिख दिया कि 1 साल बाद क्या इफेक्ट होगा, 2 साल 3 साल 4 साल बाद क्या इफेक्ट होगा, ईयर टू ईयर। ये किसकी बात कर रहे हो आप, टाइम की बात कर रहे हो। किसके हिसाब, किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, जो भी आपका प्रोजेक्ट एक्शन है, यहां पर ऊपर हेडिंग डाल दिया आपके प्रोजेक्ट एक्शन की, किस तरह का आपके प्रोजेक्ट का एक्शन होगा, तो उसकी वजह से मान लीजिए एयर के ऊपर किस तरह का इफेक्ट होगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद में, वाटर पे किस तरह का इफेक्ट हो सकता है, वहां की मिट्टी के ऊपर किस तरह का इफेक्ट हो सकता है। तो ये आपका टाइम के साथ स्केल हो गया। अगेन तीसरी जब बात करते हैं हम इसी के अंतर्गत कि आपने मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, इनके नाम में सब में मैट्रिक्स लिखते जाना। मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स मेथड के अंदर भी वही सिंपल तरीका आपका कि
आपका जो एयर एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट है, ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स मेथड के अंदर क्या दिया जाता है कि वैल्यूज के रूप में होता है। वैल्यूज का मतलब यहां पर कोई ना कोई वैल्यू निकाला जाएगा कि मैग्नीट्यूड मैट्रिक्स बताता है शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए क्या इफेक्ट होता है। तो टाइम स्केल ही है आपका, टाइम स्केल के साथ ही आपके जो भी प्रोजेक्ट के एक्शन होते हैं उसको देख लिया जाता है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह के परिणाम आने वाले हैं। मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यूज के रूप में देख लिया जाता है, परिमाण, ठीक है, वैल्यूज या परिमाण के रूप में ये देख लिए जाते हैं। ये लो, ठीक है। ठीक, चौथा इसके अंदर आ जाता है लियोपार्ड मैट्रिक्स, ठीक है। व्यक्ति विशेष के नाम पर मैट्रिक्स का नाम रखा गया है, लियोपार्ड मैट्रिक्स मेथड है, कुछ भी नहीं है, फिक्स कर रखा है लियोपार्ड मैट्रिक्स के अंदर कि आपका इधर तो क्या आना है, एनवायरमेंट कंपोनेंट आना है, इधर आपका एनवायरमेंट कंपोनेंट आना है और दूसरी तरफ आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्ट का एक्शन रहेगा। ये लो साहब, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई और ये आपकी क्या हो गई इधर, वर्टिकल एक्सिस। ये लो जी, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पर एनवायरमेंट कंपोनेंट आ जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपका प्रोजेक्ट एक्शन आ जाता है। इन दोनों के बीच में क्या लियोपार्ड मैट्रिक्स बनाई गई है। लगभग 88 एनवायरमेंट कंपोनेंट एनवायरमेंट पैरामीटर लिए गए, 100 के आसपास प्रोजेक्ट एक्शन लिया गया और ऐसी मैट्रिक्स को डिजाइन किया गया है, ठीक है। सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। ये था आपका मैट्रिक्स मेथड। थर्ड की जब बात करते हैं हम नेटवर्क मेथड, थर्ड की जब बात करते हैं हम नेटवर्क मेथड, ठीक है। अगेन देखिए, नेटवर्क मेथड की जब आप बात करते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जैसा कि हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जब किसी प्रोजेक्ट की वजह से एनवायरनमेंट की जब ऊपर इंपैक्ट होता है तो वो इंपैक्ट कैसा हो सकता है आपका, कि एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट इस तरह से हो सकता है कि पहले प्राथमिक इफेक्ट आए, फिर द्वितीयक इफेक्ट आए और उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग तरह के इफेक्ट आना शुरू हो। किसी जगह पर पेड़ों की कटाई होगी तो सॉइल का इरोजन, मृदा का अपरदन होगा और उसके बाद में क्या होगा, वहां पर अलग तरह के इफेक्ट आना, जैसे बाढ़ का आना, अलग अलग तरह के एनवायरमेंटल समस्याएं आना शुरू हो सकती है। तो इस तरह के जो प्राथमिक, द्वितीयक और उनसे आने वाले जो प्रभाव होते हैं उन सब का आकलन कैसे किया जाता है, नेटवर्क मेथड से। यानी नेटवर्क मेथड आपका सीधा सीधा एक ऐसा मेथड होता है जो आपका प्राथमिक, द्वितीयक और इसके बाद जो भी इफेक्ट आ रहे हैं तदनुसार या सबसिक्वेंटली, है ना, सबसिक्वेंटली जो भी इफेक्ट आ रहे हैं उन सब इफेक्ट का आकलन किया जाता है आपका यहां पर नेटवर्क मेथड से, कि आपका अगर ऐसा हुआ एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट तो इसके आने से आगे क्या इफेक्ट आ सकते हैं। यानी कि इस मेथड द्वारा उच्च स्तर का आकलन किया जाता है, ठीक। उच्च स्तर का ही आकलन कर दिया ना भाई, पेड़ों की कटाई की, सॉइल का इरोजन देखा, फिर हमने देखा कि बाढ़ भी आ सकती है, तो ये उच्च स्तर का आकलन हो गया प्रभाव का, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर पॉसिबल एडवर्स इंपैक्ट देखा जाता है कि भाई कि किस तरह के बुरे प्रभाव आएंगे, उनके लिए उस वक्त क्या करेक्टिव एक्शन लेना है। सही बात है भाई, पेड़ की प्रोजेक्ट की वजह से पेड़ की कटाई हो गई, मिट्टी चली गई तो बाढ़ आ सकती है, तो ऐसे केस के अंदर वहां पर करेक्टिव एक्शन क्या लिया जा सकता है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से, वहां पर कंट्रोल मेजर्स क्या रखे जा सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट एक्शन की वजह से अगर कोई इस तरह की दिक्कतें आती है तो किस तरह के कंट्रोल मेजर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क मेथड किसके ऊपर बेस्ड हो गया, कॉज यानी कारण, किसके ऊपर बेस्ड हो गया कि इसका कारण क्या हो सकता है। किसी कंडीशन में, कंडीशन क्या हो गई, पेड़ की कटाई हो गई और मिट्टी चली गई, ठीक है, और बारिश ज्यादा हो गई, कॉज कंडीशन, और आपका क्या हो गया, इफेक्ट। ये लो साहब, तो ये आपका क्या हो गया, नेटवर्क मेथड हो गया। तो कॉज कंडीशन इफेक्ट हो गया, ठीक है। इसी के अंदर एक नाम आता है सोरेसन नेटवर्क मेथड, सोरेसन नेटवर्क मेथड, ठीक है। नाम याद रख लीजिए, काफी अपने लिए। सोरेसन नेटवर्क मेथड हो गया, सही बात है। हाई ऑर्डर इंपैक्ट होता है इसके अंदर, क्या होते हैं कि नेटवर्क मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको ये भी देखा जाएगा मिटिगेशन मेजर्स, कि वहां से मान लीजिए लोगों को समस्याएं आने वाली है तो उसका जो भुगतान होता है, रिहेबिलिटेशन करना पड़े किसी का भी उस प्रोजेक्ट एक्शन की वजह से, तो उसके लिए जो भी वहां पर दिया जाएगा फाइनेंशियल, लोगों को जो सपोर्ट दिया जाएगा,
वो भी आपका यहाँ पर क्या देखा जाएगा, इस नेटवर्क मेथड के अंतर्गत इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है मैप ओवरले मेथड। यही कह सकते हैं मैप ओवरले मेथड है। जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है, कई बार इसको ओवरले मेथड भी लिख दिया जाता है और मैप ओवरले मेथड भी लिख दिया जाता है। मैप लिख दिया जाता है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या कर सकते हैं अपन कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है, फिजिकल किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, सोशली रूप से किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, इकोलॉजिकल कैसे इफेक्ट कर सकता है और एस्थेटिकल एस्पेक्ट में कैसे इफेक्ट कर सकता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि कहीं किसी जगह से आपने हाईवे निकालना है, प्रोजेक्ट क्या है, हाईवे निकालना है, या कहीं पर ट्रांसमिशन लाइन डालनी है, तो हाईवे रूट का सिलेक्शन करना है या ट्रांसमिशन लाइन को डालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैप ओवरले मेथड काम में लेना पड़ेगा कि आपको अपने इस तरह से प्रोजेक्ट को डिजाइन करना है कि कम से कम पेड़ों का नुकसान होते हुए, कम से कम लोगों को नुकसान होते हुए इकोनॉमिकली रूप से या लोगों का सोशल रूप से या कोई इकोलॉजिकल रूप से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो, उस हिसाब से आपको क्या करना है, उस प्रोजेक्ट का एक्शन तैयार करना है। उस मैप ओवरले मेथड में आपको सभी चीजों का ध्यान रखना है। आपको फिजिकल ध्यान रखना है, आपको सोशल भी ध्यान रखना है कि किसी को सोशली रूप से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इकोलॉजिकल कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो भी एस्थेटिक वैल्यूज होती है उनका भी किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैप ओवरले मेथड काम में लिया जाता है। तो ये एक तरह से ये क्या आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिबल ओवरले। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट निकाल रहे हो, कहीं सड़क बनानी है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन डालनी है, तो आप मैप ओवरले मेथड को काम में ले लीजिए। इसके लिए बढ़िया तरीका है जीआईएस सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस नाम से आपको अब समझ में आ जाएगा। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, जीआईएस सिस्टम है, उसमें आप आराम से देख सकते हो कि आपको जिस पर्टिकुलर एरिया से लेके आपको सड़क बनवानी है, ट्रांसमिशन लाइन डालनी है, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको एक रूट मैप बता देगा कि अगर आप इस रास्ते से निकालते हो तो लोगों को आपको हाईवे का भी फायदा होगा लोगों को, और लोगों का नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि यहां पर क्या हो गया कि मैप ओवरले मेथड बहुत अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया कि किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने में क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है आपकी एक तरह से, क्योंकि जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट देखते हैं कि किस तरह का प्रभाव होगा। लेकिन ये मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपको प्रोजेक्ट तैयार करने में सीधा सीधा हेल्प कर रहा है, कि आपको सीधा सीधा बता रहा है कि आपको हाईवे का रास्ता किधर से रखना है, या आपको कुछ कॉरिडोर के अंदर सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन कहां पे डालनी है। तो ये एक तरह से प्रोजेक्ट को पहले से ही क्या करता है, इसके थ्रू हैंडल किया जा सकता है, इंपैक्ट को देखा जा सकता है पहले से ही, और जरूरत पड़ी तो उस प्रोजेक्ट की साइट को क्या कर सकते हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। तो मैप ओवरले मेथड इस हिसाब से एक बहुत अच्छा मेथड है। अगेन जब आगे की बात करते हैं हम एडहॉक मेथड, एडहॉक मेथड की अगर हम बात करें तो एडहॉक मेथड कैसा मेथड होता है, पर्यावरण के ऊपर कैसा इफेक्ट है, इसका समग्र प्रभाव देखा जाता है पर्यावरण पर।